नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जीएस 1000 सीरीज़ का ये 5वां वीडियो है और अपने क्रम के मुताबिक जो क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कवर कर रखे हैं उनको सबसे पहले रिवाइज़ करेंगे। इसके अलावा हमारे पास 10 हमने नए क्वेश्चन ऐड किए हैं जिनका हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी आपके एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उनमें शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो या फिर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये हमारे चैनल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अब चलते हैं रिवीजन सीरीज़ की तरफ। यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हमें लास्ट सीरीज़ में कवर किए हैं। यहाँ पे उनका सिर्फ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। अगर आप इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्रीवियस सीरीज़ आप देखिए, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है ना। सो इसमें पहला क्वेश्चन है, वृंदावन गार्डन स्थित है। सो वृंदावन गार्डन की जो स्थिति है वो मैसूर है, कर्नाटक राज्य में है। साथ ही साथ इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिप्स वक्र का संबंध मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये और इसका काफ़ी एक डिटेल्ड एनालिसिस हमने दिया था कि इसके अलावा और कौन से इकोनॉमिक्स में वक्र होते हैं, जैसे कि कुजनेट्स वक्र होता है और लॉरेंज वक्र होता है या लॉफर वक्र होता है, ठीक है ना। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसकी उस वीडियो में दी गई थी। मैं आपको इसमें एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे फिलिप्स वक्र का यहाँ पे आपको संबंध बताया गया है कि फिलिप्स वक्र का संबंध है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से, ठीक है ना। इन द सेम वे कुजनेट्स वक्र जो होता है वो हमारा आर्थिक वृद्धि और आर्थिक असमानता के बीच का सहसंबंध होता है, ठीक है ना। साथ ही साथ दोस्तों लॉरेंज वक्र जो होता है वो आय में असमानता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अगर हम बात करें लॉफर वक्र की तो वो टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच का सहसंबंध होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? तो उसका आंसर सिंधु श्री खुल्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 24 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के मध्य चलती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त सत्र को कौन संबोधित करता है? तो उसका आंसर है राष्ट्रपति, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, कांग्रेस के 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जस्टिस HL दत्तू हैं, ठीक है। नेक्स्ट और 9th क्वेश्चन है, वर्ष 2019 का टायलर पुरस्कार पवन सुखदेव को दिया गया है। टायलर पुरस्कार जिसे हम पर्यावरण का नोबेल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये पवन सुखदेव जी को दिया गया है। कुछ ग्रह सीरीज़ थी जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन हमने दिए थे। 3 क्वेश्चन बेसिकली हम हर सीरीज़ में देते हैं जिससे कि आपका स्वाध्याय कर सकें और आप इन्हें सर्च कर सकें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका आंसर है 10 दिसंबर, ठीक है ना। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। भारत में वर्तमान वेटलैंड्स अर्थात आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी है? 37 है, ठीक है ना। बात करते हैं मुद्रास्फीति को कैसे मापते हैं? तो मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक से मापा जाता है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है। साथ साथ दोस्तों अगर आप इस सीरीज़ को देख रहे हैं तो आपसे अपेक्षा होगी कि आप नोट्स बनाएं और टाइम टू टाइम उनको रिवाइज़ करें, ठीक है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसके ऑप्शन है 12 नवंबर, 19 नवंबर, 9 दिसंबर और लास्ट ऑप्शन है 14 दिसंबर। सो इमेज से यहाँ पे जो इमेज लगी हुई है इससे आप इस चीज़ को एनालाइज कर लेंगे कि ये कब मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है 19 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। अगर इसकी हम थीम की बात करें तो इसकी थीम है लीविंग नो वन बिहाइंड, ठीक है। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि पर्टिकुलर जो भी डे है वो कब मनाया जाता है, या फिर उसकी थीम कई बार थीम से क्वेश्चन पूछा गया कि जो भी पर्टिकुलर डे है उसकी थीम क्या है, ठीक है ना। सो आपको थीम भी याद रखनी होती है। तो इसकी थीम है लीविंग नो वन बिहाइंड, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं और इनके बारे में आप एडिशनल फैक्ट के तरीके आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है 12 नवंबर, ठीक है ना। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है।
और ये किनका जन्म दिवस है? ये डॉक्टर सलीम अली, जो कि भारत के एक मशहूर पक्षी वैज्ञानिक थे, डॉक्टर सलीम अली, ठीक है ना, सलीम अली, उनका जन्म दिवस होता है 12 नवंबर को, ठीक है ना। बात करते हैं 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस, ठीक है ना। इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम आपको याद रखनी होगी, और इसकी थीम है टेक एक्शन, लीड द चेंज, बी द चेंज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेक एक्शन, देन है लीड द चेंज, एंड बी द चेंज। बी द चेंज। मैंने एक पेपर देखा था, तो उसमें जो इसकी थीम पूछी गई थी उसमें सिर्फ ऑप्शन बी द चेंज था, ठीक है ना। तो आपको पूरी थीम याद रखनी है। थीम थोड़ी सी इसकी बड़ी है, मैं थीम फिर से रिपीट करता हूँ। इसकी थीम है टेक एक्शन, लीड द चेंज, बी द चेंज, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, ठीक है ना, 14 दिसंबर आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट दिवस है, ठीक है। अब दोस्तों दिवस से एक क्वेश्चन याद आया मुझे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या आप बता सकते हैं कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? और इस बार ओजोन दिवस जो 2019 में मनाया गया था उसकी थीम क्या थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर जानते हैं तो आप उसका आंसर कमेंट में लिखिएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, 60 वर्ष, अर्थात 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और उनकी जो उम्र सीमा होती है वो 60 साल होती है, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा ऑप्शन है 5 वर्ष, 65 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 6 वर्ष, 65 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 6 वर्ष, 60 वर्ष, ठीक है ना। सो आई होप आपने इसका आंसर कर दिया होगा, और इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर तीसरा है 6 वर्ष, 65 वर्ष, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एडिशनल फैक्ट के रूप में जानकारी होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल क्या होता है। तो उनका भी सेम होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, और अधिकतम 65 ईयर्स एज तक वो अपना पदभार ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि वो अपने पद पर अधिकतम 65 ईयर तक बने रह सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं लोकायुक्त की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोकायुक्त का कार्यकाल 1-2 बार पूछा भी गया है, ठीक है ना। सो लोकायुक्त की बात करते हैं तो इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, और अधिकतम एज जो इसमें होती है वो 70 ईयर्स होती है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो जो भी आपके एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उनमें शेयर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 1-2 बार पूछा भी गया है। भारत में भ्रूण परीक्षण प्रतिबंधित है, यानी कब से प्रतिबंधित है ये? तो इसका आंसर है 1992। इसके ऑप्शन जो है 1992, 93, 94 और 95, ठीक है ना। सो आई होप आपने इसका आंसर कर दिया होगा, और इसका जो करेक्ट आंसर है 1994 है, ठीक है ना। एडिशनल फैक्ट के रूप में यहाँ पे 1995 है। 1995 से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में पोलियो टीकाकरण, हाँ पोलियो टीकाकरण की शुरुआत कब से हुई है? तो 1995 से हुई है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि भारत में पोलियो उन्मूलन कब हुआ है, ठीक है। तो ये 2014 है, और आई थिंक इसका जो मंथ है वो मार्च है। आप एक बार देख लीजिएगा, मैं इसमें मंथ में थोड़ा श्योर नहीं हूँ, बट आप एक बार इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, ठीक है ना। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। भारत में भ्रूण परीक्षण 1994 से प्रतिबंधित है। एडिशनल फैक्ट के रूप में हमने जाना कि भारत में पोलियो टीकाकरण की शुरुआत 1995 से हुई है,
और पोलियो उन्मूलन 2014 में डिक्लेयर हुआ है यूएन की तरफ से, और इसका मंथ आई थिंक 2000 मार्च है। आप एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने यूपी का मैप लगाया है सो दैट आप चीज़ों को रिकॉल कर सको और अपने मेमोरी में लंबे समय तक आप स्टोर कर सको, ठीक है ना। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सबसे बड़ी नहर कौन सी है? सो आई होप इसका आंसर आप जानते होंगे। इसके लिए जो ऑप्शन है, जरौली नहर, गंगा नहर, पूर्वी यमुना नहर और शारदा नहर, ठीक है ना। सो आई होप आपने इसका आंसर कर दिया होगा, और इसका जो सही आंसर है वो शारदा नहर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं शारदा नहर यहाँ से निकली है, बनबासा नाम की जगह है पीलीभीत में, वहाँ से निकली और ये ऐसे आई है, ठीक है ना। सो इसका काफ़ी बड़ा एरिया है, इतने एरिया को सिंचित करती है, ठीक है। सो ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है, ठीक है ना। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको जानना चाहिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, लाइक ये पूर्वी यमुना नहर जो है ये उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है तो उसका आंसर होगा पूर्वी यमुना नहर, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे सबसे लंबी नहर कौन सी, सबसे बड़ी नहर कौन सी, तो उसका आंसर होगा शारदा नहर। एडिशनल फैक्ट आप के बारे में आप ये कह सकते हैं कि लाइक ये तो उत्तर प्रदेश की हो गई, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है तो उसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, ठीक है ना। इंदिरा गांधी नहर जो कि सतलज नदी से निकाली जाती है, सतलज नदी से निकलती है, ठीक है ना। सो ये हो गया यहाँ पे एडिशनल फैक्ट के क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने यूपीएससी के पेपर देखे होंगे तो ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। जनहित याचिका प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है, जनहित याचिका अर्थात PIL। 1-2 बार तो इसके फुल फॉर्म ही पूछ लिए गए थे, ठीक है ना। तो इसका फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है ना। और इसका शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? यहाँ पे ऑप्शन है जस्टिस PN भगवती, दूसरा ऑप्शन है जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, तीसरा ऑप्शन है जस्टिस HL दत्तू, और लास्ट ऑप्शन है जस्टिस SA बोबड़े। सो आई होप आपने इसका आंसर कर दिया होगा। सो इसका जो सही आंसर है पहला ऑप्शन है जस्टिस PN भगवती। दोस्तों एक चीज़ आपसे और कहना चाहूँ कि अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है ना, तो आप कमेंट में ये जरूर मेंशन किया करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, या फिर क्वेश्चन से रिगार्डिंग कोई भी सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें। उनसे रिगार्डिंग जो भी फीडबैक होगा आपका उसके अकॉर्डिंगली हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें डेफिनेटली आपके सजेशन को इंक्लूड करेंगे। एडिशनल फैक्ट के बारे में जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन जो है जस्टिस रंगनाथ मिश्रा का है। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है ना। और जस्टिस HL दत्तू ये वर्तमान अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार के वर्तमान अध्यक्ष HL दत्तू हैं। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन होगा कि आप सभी जानते हैं जस्टिस SA बोबड़े हमारे करंट CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करंट जस्टिस SA बोबड़े हैं। आपको इनका क्रम बताना है। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि 44, 45, 46 एंड 47, ठीक है ना। आपको बताना कि इनका कौन सा क्रम है, ठीक है ना। तो आपके लिए 2 क्वेश्चन हो गए जो आपको खुद से सर्च करना है और कमेंट में बताना है उनका आंसर, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से समवर्ती सूची का विषय है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब कौन सा विषय समवर्ती सूची का है या कौन सा विषय राज्य सूची का या संघ सूची का है, ठीक है। तो सबसे पहले बात दोस्तों कि ये सूची जो है हमारे 7वीं अनुसूची में आता है, 7th शेड्यूल में है, ठीक है ना। तो इसमें इसके ऑप्शन देखते हैं रक्षा, धार्मिक संस्थाएं, पुलिस और स्थानीय स्वशासन, ठीक है ना। इसमें आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो समवर्ती सूची के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा आपने इसका आंसर कर दिया होगा, और इसका जो सही आंसर है वो धार्मिक संस्थाएं, ठीक है। यानी धार्मिक संस्थाओं से संबंधित जो कानून होगा या तो राज्य अपना कानून बना सकता है, ठीक है, बट अगर उसमें सेंटर ने कोई कानून बना रखा है तो हमेशा वही कानून मान्य होगा, ठीक है ना। समवर्ती सूची का मतलब यही होता है, ठीक है। किसी भी विषय में राज्य और
केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु विरोध की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। ठीक है ना, ठीक है, समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ और ऑप्शन जैसे कि रक्षा है, पुलिस और स्थानीय स्वशासन। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एडिशनल कुछ फैक्ट लिख रखे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप एग्ज़ाम में जाएंगे और सूची से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो मेरी ऐसी आशा है कि आपको इन्हीं में से देखने को मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा मेन है और इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं जो एडिशनल है, जैसे कि रक्षा हो गया और इसमें स्मारक है। ठीक है, संचार साधन हो गया और बैंक। ठीक है ना, फिर से एक बार देखते हैं, रक्षा, स्मारक, संचार साधन और बैंक, ये हमारे संघ सूची के विषय हैं। ठीक है ना, संघ सूची के विषय हैं। और इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन जैसे कि इसमें है पुलिस, स्थानीय स्वशासन और स्वच्छता, कृषि, सिंचाई, ये हमारे राज्य सूची के विषय हैं, यानी कि इसमें जो कानून बनेगा वो सिर्फ राज्य बना सकता है। ठीक है ना, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, पुलिस हो गया, स्थानीय स्वशासन, स्वच्छता, कृषि और सिंचाई। ठीक है ना, इनमें जो कानून बनेंगे वो राज्य के ही कानून मान्य होंगे। ठीक है, समवर्ती सूची में कुछ मेन है या फिर जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो है यहाँ पे आपने देख रखा है धार्मिक संस्थाएं, दूसरा होता है परिवार, समाचार पत्र, बिजली और शिक्षा। ठीक है ना, तो ये हमारे समवर्ती सूची के विषय हैं। और समवर्ती सूची से संबंधित हमने समवर्ती सूची का बल्कि जितनी भी सूचियाँ होती हैं, हमारी 12 सूचियाँ होती हैं, हमने 12 सूचियों से संबंधित डिटेल्ड एनालिसिस किया था अपने प्रीवियस वीडियो में। ठीक है ना, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप जीएस के जितने भी वीडियो हैं अगर आप देखेंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे, मेरा ये मानना है कि जीएस इन वीडियो के अतिरिक्त कहीं से पूछ ही नहीं सकता है। ठीक है ना, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा एनालिसिस कर देते हैं कि फिर वो क्वेश्चन कहीं से बनने के चांसेस ही नहीं बचते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोकायुक्त गठित करने वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गोवा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है महाराष्ट्र है। ठीक है ना, एडिशनल क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए है कि क्या आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? ठीक है, अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इसके लिए गूगल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर वेरियस सोर्सेस आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं और आप वहाँ से बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं इस क्वेश्चन का सिंपल एक ही आंसर है। ठीक है, परंतु इस क्वेश्चन से संबंधित जितने फैक्ट बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है, तकला मरान मरुस्थल किस देश में स्थित है? ठीक है, तो इसका एक ही आंसर है कि आपको मालूम भी होगा कि इसका आंसर चीन है। ठीक है, हम चाहते तो इस क्वेश्चन को यहीं पे ख़त्म कर देते। ठीक है, परंतु हमने क्या किया कि अगर मरुस्थल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए तो छूटे ना। ठीक है, तो यहाँ पे विश्व के जितने भी प्रमुख मरुस्थल हैं उनका मैंने लिस्ट यहाँ पे लिख रखी है और उनसे रिगार्डिंग मैं आपको फैक्ट बताऊँगा। ठीक है ना, बात करते हैं गोबी मरुस्थल की। तो गोबी मरुस्थल भी चीन और मंगोलिया में स्थित है। ठीक है ना, चीन प्लस मंगोलिया में है। ठीक है, सहारा मरुस्थल आप सभी जानते हो अफ्रीका में है और तकरीबन 10 देश में ये स्थित है। ठीक है ना, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है ये। और बात करें कुछ कंट्रीज़ की जो इसमें आती हैं तो लीबिया है, इजिप्ट है जिसे मिस्र भी कहते हैं। ठीक है, माली, सूडान। ठीक है, ऐसे करके तकरीबन 10 कंट्रीज़ हैं जो कि सहारा में आती हैं। ठीक है, बात करते हैं कालाहारी मरुस्थल, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, लोकेशन इसकी भी अफ्रीका ही है। ठीक है, और बात करें अगर इसके पर्टिकुलर कंट्रीज़ की तो इसमें आते हैं बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका इसमें आते हैं। ठीक है ना, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि बुशमैन जनजाति जो है, बुशमैन जनजाति, अगर आपने मानव भूगोल पढ़ा है तो बुशमैन जनजाति के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है ना, बुशमैन जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? ठीक है ना, तो उसके लिए भी जो आंसर है वो कालाहारी मरुस्थल ही है। कालाहारी मरुस्थल में ही बुशमैन जनजाति पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्रेट बेसिन डेजर्ट। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है।
ठीक है ना, एक दो बार क्वेश्चन में आया है ये। ठीक है, अगला है अटाकामा डेजर्ट, ये चिली में है, चिली, ठीक है ना, चिली यानी कि दक्षिण अमेरिका। ठीक है ना, अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका की मैप की तो कुछ ऐसे करके है ना मैप। ठीक है, तो जो ये पार्ट है वो चिली कहलाता है। ठीक है, और अटाकामा हो गया। अब है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। ठीक है ना, अगला है नामीब मरुस्थल, नामीब मरुस्थल। ठीक है, ये है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका क्या है, इसके लिए जो कंट्री पर्टिकुलर नामीबिया है, नामीबिया अफ्रीका, नामीबिया, नामीबिया है। ठीक है ना, ये भी अफ्रीका की एक कंट्री है। सो आई होप दोस्तों मरुस्थल से संबंधित देखो हमने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है ना, सो कहने के लिए सीरीज़ है कि हम 1000 क्वेश्चन करेंगे या हम एक सीरीज में 10 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बट अगर आप सारे क्वेश्चन को देखो तो इसमें कई सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे नवीन वेद कौन सा है? और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर वेद से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो जो फैक्ट हम डिस्कस करेंगे इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है ना, तो जो इसके ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है। सो आई होप आपने इसका आंसर कर दिया होगा। इसका जो आंसर है वो अथर्ववेद है। ठीक है ना, अथर्ववेद। अब बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ठीक है, और साथ साथ इसमें पूछता है कि इसका कौन सा मंडल सबसे नया मंडल है, तो 1st एंड 10th मंडल, पूरे 10 मंडल है इसमें, तो 1st एंड 10th मंडल जो है इसके, मंडल क्या है आप इसे पार्ट भी कह सकते हो। ठीक है ना, वो सबसे नए हैं। ठीक है ना, एक दो बार क्वेश्चन बने हुए हैं। अगला ऑप्शन जो है यजुर्वेद का है। यजुर्वेद से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य में लिखा गया है, गद्य और पद्य में, गद्य और पद्य में, तो उसका आंसर आता है यजुर्वेद। ठीक है ना, साथ साथ यजुर्वेद का जो संबंध है वो यज्ञ से है, यज्ञ से संबंधित जो भी विधान होते हैं उनसे संबंधित है यजुर्वेद। ठीक है, आप सभी को मालूम होगा सामवेद, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, यानी ये संगीत शास्त्र से संबंधित है। ठीक है ना, और इसे संगीत का वेद भी कहते हैं। ठीक है ना, अथर्ववेद के बारे में हमने बताया कि सबसे नवीन वेद है। ठीक है ना, अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि वेद त्रय क्या है, या वेद त्रय में कौन कौन से वेद सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, तो अथर्ववेद के अलावा जो 3 वेद है, यानी कि यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद, ठीक है ना, तो इन्हें वेद त्रय में काउंट किया जाता है। ठीक है ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि लाइक ब्रह्मवेद किसे कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन में 4 होंगे। सो नॉर्मली इसमें लोग गलती करते हैं और ऋग्वेद को आंसर कर देते हैं, बट इसका ऋग्वेद आंसर नहीं है और इसका भी आंसर जो होगा वो अथर्ववेद ही होगा। ठीक है ना, सो यानी कि हमें फिर से अगर इसको रिवाइज करें तो सबसे नवीन वेद कौन सा है? अथर्ववेद है, और इसे ही हम ब्रह्मवेद कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद के बारे में हमने जाना कि सबसे पुराना वेद है और इसके जो सबसे नए मंडल है, पहला मंडल और 10वां मंडल है। यजुर्वेद को हम यज्ञ या फिर यज्ञ संबंधी जो भी विधान होते हैं उनका वेद कहते हैं, और बात करें तो ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है ना, और अगर हम बात करें सामवेद की, सामवेद संगीत शास्त्र का वेद है। ठीक है, जो कि बेसिकली पद्य में ही लिखा गया है। ठीक है ना दोस्तों, एक शिकायत है आपसे कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। ठीक है, हम जो भी मेहनत करते हैं, हमारा जो भी वीडियो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर देते हैं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ठीक है, जितनी भी हमारी मेहनत होती है सारी मेहनत वेस्ट होती है, क्योंकि आप पूरा वीडियो देखते नहीं हैं। मैंने देखा है कि तकरीबन अगर हम एक वीडियो में हमारे जो लाइक्स आते हैं, व्यूज़ आते हैं, वो करीब जो भी व्यूज़ आते हैं उनका करीब सिर्फ 10% ही लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो पूरा देखते हैं। ठीक है ना, सो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, जिससे कि जो भी हमारी मेहनत है उससे आप लोग लाभान्वित हो सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अच्छा क्वेश्चन है और ये हमारी सीरीज का आखिरी क्वेश्चन होगा, आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है। निम्न में से जड़ का उदाहरण है आलू, प्याज, अदरक और शकरकंद। ठीक है ना, सो आई होप आपने इसका आंसर कर दिया होगा। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पे जो आलू, प्याज और अदरक है ये तने का उदाहरण है। ठीक है ना, अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछे कि तने का उदाहरण क्या है तो आप इन तीनों में से आंसर करोगे। ठीक है ना, और अगर आपसे जड़ का उदाहरण पूछे तो उसमें जो मेन आते हैं गाजर, या फिर पूछता है मूली,
और शकरकंद, ठीक है ना। सो आपसे बस यही ऑप्शन दे के पूछेगा, इसके अलावा कोई अलग ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है। या तो अगर आपसे तने का उदाहरण पूछेगा तो इनमें से कोई पूछ लेगा, आलू, प्याज और अदरक में। अगर आपसे जड़ का उदाहरण पूछेगा तो शकरकंद या फिर गाजर या फिर मूली, ठीक है। तीनों में से ही कोई क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एक बार यूपी पीसीएस में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो आप इसी से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो दोस्तों ये इस सीरीज़ का आखिरी क्वेश्चन था और हमारी सीरीज़ को आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। और अगर आपने वीडियो अगर आपको पसंद आता है, अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो भी आपके एजुकेशनल ग्रुप है आप उनमें शेयर कीजिएगा, ठीक है। साथ साथ दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक चीज़ हम और भी कहना चाहेंगे कि आने वाले टाइम पे तकरीबन 15 जून के बाद हम यूपी टेट के लिए नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमारी कंडीशन ये है कि हमारे चैनल पे कम से कम 500 सब्सक्राइबर होने चाहिए, ठीक है। उसमें आपका सपोर्ट बेसिकली रिक्वायर्ड है। आप वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर 500 सब्सक्राइबर होंगे तो यूपी टेट की हम सीरीज स्टार्ट करेंगे। उसमें हमारी गारंटी होगी कि जितना हम आपको बताते हैं, अगर आप उस हिसाब से कंटेंट तैयार करेंगे तो उसमें आपको यूपी टेट में फेल करने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। ये पर्टिकुलर उन लोगों के लिए जो कई बार यूपी टेट दे चुके हैं और पास नहीं हो पाए हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको सहयोग करना होगा। आप इस चैनल में एटलीस्ट 500 सब्सक्राइबर ऐड कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। तो उससे क्या हो कि हमारा भी एक इनकरेजमेंट होगा, ठीक है ना। आप खुद ये समझते हैं कि अगर हम किसी क्लास में पढ़ाते हैं और उसमें 10-5 बच्चे होते हैं तो पढ़ाने में मन नहीं लगता, ठीक है। सो अगर हमारे चैनल में 500 सब्सक्राइबर होंगे, ठीक है, तो हमें भी लगेगा कि नहीं यार ठीक है, एटलीस्ट हम कंटेंट देंगे तो कम से कम 500 लोगों के पास जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन